अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्निज़म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म। ठीक है, मैंने आउटलाइन को थोड़ा रीअरेंज किया हुआ है और रीअरेंज करने से ये पता चला कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मॉडर्निज़म और मॉडर्निज़म के, और जो बाकी वर्क्स हमें मिले हुए हैं जैसे मिखाइल बख्तिन है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, उनमें कैसे ये सारे यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ मॉडर्निज़म। फर्स्टली हम ये देखते हैं, मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आपने डिफरेंस देखना है तो हम आगे चल के देख लेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि ओवरऑल ये दोनों क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम मॉडर्निज़म की एक्सप्लेनेशन देखें तो इट इज़ अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट that emerged in late 90th and early 20th. It challenged traditional norms and embraced experimentation, innovation and individualism across various art forms, literature, architecture and more. ठीक है, अगर हम मॉडर्निज़म को देखें तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि ये कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, हम सिर्फ ये दोनों वर्ड्स को देखेंगे तो इनको हम फर्दर देख लेंगे कि कौन से और वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन है, इनोवेशन है, इंडिविजुअलिज्म है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जैसे आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म्स। मतलब हर एक चीज़ में कुछ नया आ गया था। ठीक है, मॉडर्निज़म का अगर हम वर्ड देखें तो कहाँ से आया था, हम इसको मॉडर्निज़म क्यों बोलते हैं, ये जो वर्ड है वो हमें मिला है हेरोल्ड रोसेनबर्ग, एक राइटर है, उसका एक बुक था द ट्रेडिशन ऑफ द न्यू। ठीक है, अब इस बुक का नाम देखकर हमने लाइक क्रिटिक्स ने ये वर्ड मॉडर्निज़म कॉइन किया था और ये वर्क लिखा हुआ है 1959 में। ठीक है, अगर हम मॉडर्निज़म की पर्टिकुलर एज देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो हुआ है 1890s से लेकर 1940s तक। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि 1910 से 1930 तक जो मॉडर्निज़म है वो बहुत हाई हो गया था। हाई कैसे हो गया था, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो आया था 1914 से 18 तक, और 1914 और 18 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के एक्सपेरिमेंटेशन हुए थे वेपन्स पे, लिटरेचर पे, आर्ट पे, म्यूज़िक पे, हमारी साइकोलॉजी पे, एब्सर्डिज्म पे, तो ये सारे थीम्स आ गए थे मॉडर्निज़म में। ठीक है, सो मॉडर्निज़म हाई था 1910 तो 30 में, और बाकी जो एज है 1890 से 1940 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मॉडर्निज़म के रीज़न्स क्या थे कि अचानक से एक पहले तो एज चल रही थी विक्टोरियन एज, लिटरेचर की साइड में देखें तो विक्टोरियन एज चल रही थी, तो अचानक मॉडर्निज़म कैसे आ गई। ठीक है, तो ये एक अचानक से एज नहीं आई थी, मॉडर्निज़म काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन और काफ़ी रीजंस के बाद आई थी। ठीक है, अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमांसिपेशन हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी। एमांसिपेशन मीन्स कॉलोनीज़ को आज़ाद किया गया था। ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ मॉडर्निज़म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म। ठीक है, आपको रीज़न पता होगा तभी आप सही से समझ पाओगे कि ये एजेस कैसे आई। ठीक है, उसके अलावा डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी था, जैसे रेडियो आ गया, सिनेमा आ गया, और सिनेमा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए थे। मार्कोनी मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मीन्स उरूज पे थी। उसके अलावा इकोनॉमिक डिप्रेशन था, वॉर्स की वजह से जो कंट्रीज़ लॉस और मतलब लॉस गेन कर रही थी, तो उस हिसाब से डिप्रेशन भी था इकोनॉमी में, वॉर्स भी ज़्यादा आ गई थी। और ये जो वॉर का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो 100 ईयर वॉर हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मिडल एजेस में, उसने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं दिया था जितना कि वर्ल्ड वार 1 ने नुकसान दिया था। हम 100 ईयर वॉर को वर्ल्ड वार क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये सिर्फ 2 मुल्कों के बीच में थी। अब वर्ल्ड वार जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावरफुल कंट्रीज़ थे जैसे सेटलर्स थे या कॉलोनाइजर्स थे, उनके बीच में हुई थी। जैसे तो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी, इसलिए उन ममालिक में भी इकोनॉमिक डिप्रेशन होता जा रहा था। उसके अलावा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, अपने हर मुल्क के अपने अपने आइडियोलॉजीज़ बनी जा रही थी। जैसे आइडियोलॉजीज़ का सिंपल एग्जांपल ये है कि कोई मुल्क बोल रहा था कि कम्युनिज़म ज़्यादा परफेक्ट है, कोई बोल रहा था
कैपिटलिस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, उसके अलावा कोल्ड वार्स थे। कोल्ड वार्स का क्या एग्जांपल होता है कि हम डायरेक्ट किसी मुल्क पर हमला नहीं करते, किसी और चीज़ से किसी पे हमला करना, ठीक है। डायरेक्ट हमला नहीं, इनडायरेक्ट हमला, ठीक है। उसके अलावा नंबर 6 है लार्ज स्केल रेफ्यूजी मूवमेंट, ठीक है। कॉलोनाइज़र और कॉलोनियलिज्म दोनों में इम्पेक्ट आ रहा था, तो रेफ्यूजी मूवमेंट्स भी आ गई थी, रेसिज्म आ रहा था, पावर्टी आ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही थी। उसके अलावा दो मेन रीज़न ये थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा मॉडर्न एज में कि अर्बनाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ बनी जा रही थी, फैक्ट्रीज़ बनी जा रही थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सिटीज़ की तरफ आ रहे थे और सोसाइटीज़ बन रही थी, और जो नेचुरल वर्ल्ड थी या कंट्री साइड थे उनको कोई भी वैल्यू या प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। तो ये सारे रीज़न थे मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म के आने के। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, कि अगर मॉडर्निज़म एज है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लिटरेचर है या फिलॉसफी है वो मॉडर्निज़म की, ठीक है। फर्स्टली हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, साइंस में। उसके अलावा इंडिविजुअलिज़म का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करूँगी, ठीक है। नंबर 3 है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। हमें वर्ड मॉडर्निज़म से पता चल रहा है कि समथिंग न्यू, तो हम ट्रेडिशन को फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट, और जो मॉडर्निज़म था वो पास्ट को नहीं देख रहा था, फ्यूचर को नहीं देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देख रहा था, ठीक है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हमें ये देखना चाहिए कि मॉडर्निज़म में दो जो बड़े से बड़े जॉनर्स आ रहे थे लिटरेचर में, वो एक था फिक्शन मीन्स नॉवल, और दूसरा आ रहा था पोइट्री, ठीक है। ड्रामा भी उरूज पे था, लेकिन ड्रामा पोस्ट मॉडर्निज़म में आता है, जो कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉड आता है, ठीक है। सो ड्रामा को नहीं, फिक्शन और पोइट्री को ज़्यादा से ज़्यादा उरूज मिल रहा था मॉडर्निज़म में, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि हम अगर कोई भी बात बोल रहे हैं तो हम वक्फे में बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई भी लीनियर अफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे नॉर्मली हम इजीली बात कर सके। हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में जी रहे थे कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी पास्ट की बात कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो माइंड है वो एक जगह पे टिका हुआ नहीं है, काफ़ी चीज़ें हमने फेस की हुई हैं, इसी वजह से फ्रेगमेंटेशन में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मीन्स जो भी नॉवेल लिखा हुआ है उसका जो प्लॉट है वो भी सीधा नहीं है, जैसे बस प्रेजेंट से शुरू हो रहा है और फ्यूचर में ख़त्म हो रहा है, या पास्ट से शुरू हो रहा है फिर प्रेजेंट आ रहा है फिर फ्यूचर आया। ऐसा नहीं था, नॉन लीनियर था कि अभी हमने फ्यूचर की बात की, फिर हमने पास्ट की बात की, और फिर हमने प्रेजेंट की बात की, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर है, और राइटर्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉन लीनियर प्लॉट यूज़ कर रहे थे फिक्शन और पोइट्री में। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन एंड डिसल्यूजनमेंट था। हमें पता है वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो एब्स्ट्रैक्शन कितनी ज़्यादा हो गई थी। उसके अलावा एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी एंड इंडिविजुअलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उसके अलावा अवांट-गार्ड मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हो रही थी। इकोनॉमी का डिप्रेशन था, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश की जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश की जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको पता है इंटरटेक्सचुअलिटी मीन्स हम जो भी बुक लिख रहे हैं उसका रेफरेंस किसी और बुक से ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टर्म जो मिखाइल बख्तिन ने या शायद जैकब्स डेरिडा ने यूज़ किया हुआ है अपने अपनी थ्योरी डिकंस्ट्रक्शन में, एक वर्ड यूज़ किया हुआ है एफोरिया मीन्स टू बी और नॉट टू बी। अब हमें पता है टू बी और नॉट टू बी का जो कॉन्सेप्ट है वो शेक्सपियर ने हैमलेट में दिया हुआ है। तो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में एक टेक्निक यूज़ की है जैकब्स डेरिडा ने इंटरटेक्सचुअलिटी की, तो मीन्स किसी टेक्स्ट में किसी और टेक्स्ट का रेफरेंस देना, ठीक है, इसको हम इंटरटेक्सचुअलिटी बोलते हैं। फिर आ जाते हैं राइटर्स कौन से हैं मॉडर्निज्म के। एजरा पाउंड है, W.B. यीट्स है, T.S. एलियट है, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और बहुत सारे राइटर्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हम मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म में।
ये बात आपने याद रखनी है कि मॉडर्निज़म फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आता है, या फर्स्ट वर्ल्ड वार पोस्ट मॉडर्निज़म में आता है, और जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद आ जाता है। ठीक है, 1945 टू ऑनवर्ड्स जो भी अब आज की एज चल रही है वो पोस्ट मॉडर्निज़म है, और जो शुरू हुई है वो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 हुई है। ठीक है, अब मॉडर्निज़म में ग्रैंड नैरेटिव्स थे। ग्रैंड नैरेटिव्स मीन्स एक चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके पेश करना। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज़म ने ये टेक्निक रिजेक्ट कर दी थी, ग्रैंड नैरेटिव्स वाली। ठीक है, फिर आ जाता है कि मॉडर्निज़म वालों ने बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का हमें पता है कि सब ने एक ही चीज़ को मानना है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है, अब जो पोस्ट मॉडर्निज़म में चल रहा है कि आइडिया ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। सही है, अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिविटी का बहुत उरूज पे थी, तो अब इसका जो इजी से इजी एग्जांपल ये है कि मॉडर्निज़म में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा जा रहा था तो उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन हो रही थी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्निज़म का एक टेक्स्ट है द वेस्टलैंड। सही है, वेस्टलैंड को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से टी.एस. इलियट ने लिखा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रीडर ने पढ़ा। ठीक है, ये है बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने भी टी.एस. इलियट का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, आपने भी उसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, सब ने एक ही चीज़ को मान लिया। सही है, तो पोस्ट मॉडर्निज़म वालों ने ये आइडिया रिजेक्ट किया और बोला कि हर एक चीज़ में एक सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे टी.एस. इलियट ने लिखा है, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है, अपनी एज को भी देखना है, अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी देखना है, अपनी नॉलेज को भी देखना है। मीन्स हम एक टेक्स्ट को 2 या 3 या फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। तो ये चीज़ें सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को इन्होंने रिजेक्ट किया और सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। फिर आता है कि फर्स्ट मॉडर्निज़म जो है वो सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी की बात करिए, और पोस्ट मॉडर्निज़म है वो एम्बिग्यूटी की बात करिए। ठीक है, एम्बिग्यूटी का एग्जांपल मैं आपको नीचे देती हूँ। फिर आ जाता है सिंगल पर्सपेक्टिव, जैसे पहले बताया, फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि सिंपलिसिटी एंड एम्बिग्यूटी का क्या डिफरेंस है। ये 3 एजेस हैं। फॉर एग्जांपल प्री मॉडर्न जो एज थी वो ऐसे थी कि गॉड पुट इट देयर एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बिन। सही है, कि जैसा भी चल रहा है, खुदा की मर्ज़ी चल रही है, हमने उसको मानना है। हमें पता है ये मिडल एज का बहुत ही परसुएसिव थीम था कि जैसे खुदा ने कहा है उसे हमने मानना है। ठीक है, फिर मॉडर्न एज कैसे आ जाती है कि ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स विथ इनएविटेबल प्रोग्रेस। ठीक है, अगर एक चीज़ चल रही है उसको रीज़न दो और उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। फिर मॉडर्निज़म इटसेल्फ इज़ एन एम्बिगियस एज एंड मेकिंग कॉम्प्लेक्स थिंग मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमने वेटिंग फॉर गोडोट पढ़ा हुआ है, और वेटिंग फॉर गोडोट में क्या चीज़ बताता है सैमुअल बेकेट कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, और नथिंग हैपेंस। ठीक है, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर गोडोट। एक चीज़ पहले ही कॉम्प्लेक्स है और हम उस प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे, सो इट सेल्फ इज़ अ एम्बिग्यूअस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। जो मैंने पढ़ा था कल रात वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।